भी कट रहे हैं। शैने जी ओके, नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube लाइव में। और आज हम बात दरअसल करने वाले हैं बुलडोजर पर। वैसे बुलडोजर की चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही है, और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी योगी आदित्यनाथ की, तो दोबारा ये कहा गया कि इसमें बुलडोजर का बड़ा योगदान रहा। तो बुलडोजर से सरकार भी बनी, और बुलडोजर अब जिस तरीके से चल रहा है उससे क्या ये सवाल उठना लाजमी है कि बुलडोजर क्या कहीं भी चलाया जा सकता है और किसी पर भी चलाया जा सकता है। देखिए, हमारे सहयोगी इस वक्त आपको मानवेंद्र नजर आ रहे हैं, प्रयागराज से हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और शैने साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं आप। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप लोगों के पास मैं आऊं उससे पहले मानवेंद्र, जरा ये जो पूरा विवाद अभी शुरू हुआ कि क्या बुलडोजर जो है वो कानूनी है या नहीं है, इस पर प्रयागराज में जो कुछ हुआ 10 तारीख को और 12 तारीख को, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दे दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो समझ लें कि ये मामला है क्या और ये सवाल उठा क्यों है। ये देखिए, जुमे के दिन प्रयागराज में भारी बवाल हुआ था, और जिस तरह से तमाम लोगों ने अपील करी थी कि जुमे के नमाज के बाद प्रोटेस्ट करें, भारत बंद का आह्वान भी हुआ था, कुछ ऐसी भी खबरें आई थी। तो उसको लेकर के जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी, तो उसमें जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को प्रमुख आरोपी, षड्यंत्रकर्ता, साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया गया। कहा गया कि उन्होंने ही लोगों से आह्वान किया, लोगों को गैदर किया, तमाम फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से कनेक्ट थे और लोगों से अपील करी कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, बंद को सफल बनाएं और विरोध प्रदर्शन करें। तो जावेद मोहम्मद प्रमुख आरोपी, जो बलवा हुआ, जो हिंसा हुई, उसमें जावेद मोहम्मद को प्रमुख आरोपी बनाया गया। जावेद मोहम्मद के घर को 10 तारीख को ये पूरी घटना घटी। 12 तारीख को 48 घंटे के अंदर जावेद मोहम्मद की 2 मंजिला इमारत थी और करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की उसकी कीमत रही होगी, उसको डिमोलिश कर दिया गया। पूरी तरह से उसको कह सकते हैं कि जमींदोज कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब विवाद जी देवेंद्र, वापस मैं लौट के आपके पास आऊंगा, लेकिन अब प्रयागराज में जो कुछ हुआ उसके बाद लोग इंटरनेट पर ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर बुलडोजर को लेकर नियम क्या है, नियम कायदे क्या है। धीरेन्द्र जी देखिए, इसमें जो रूल्स है वो आईपीसी के उसमें नहीं है, लेकिन जो अतिक्रमण के लिए जो 1973 का एक एक्ट है जो नगर पालिका के, उसमें उसके अंतर्गत अतिक्रमण हटाने का सरकार को राइट है। अगर वो अलग अलग तरीके से जाकर देखती है कि यहाँ अवैध निर्माण हुआ है या इंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, या ये सरकारी जो प्लान है उसके मुताबिक नहीं है जो पास किया, उसमें उनको अतिक्रमण हटाने का अधिकार है ये सरकार को। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो लीगली ये सीधे तौर पर इसका सीधा रिश्ता पत्थरबाजी से या दंगे से नहीं होता। यूपी सरकार ने ये किया हुआ है कि जो लोग जिस तरह से पाए गए हैं, अगर वो किसी इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं जो सीधे तौर पर दिख रहा है, तो उनके खिलाफ वो इस तरह की चीजें चेक करते हैं कि क्या गैर कानूनी तरीके से उन्होंने किसी सरकारी संपत्ति का उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, या फिर वो जो मकान है उसके पूरे के पूरे नक्शे पास नहीं है, या उसमें और दूसरी विसंगतियां हैं। इन सब के लिए नोटिस दिए जाते हैं और उसको तोड़ा जाता है। चूंकि आज एक आपको विद्या याद होगा, आज आपने पढ़ा होगा, कल सुप्रीम हाई कोर्ट के जो है एक जज हैं रिटायर्ड, उन्होंने ये भी कहा कि साहब ये कानून के मुताबिक सही नहीं है। तो ये चीजें कोर्ट पर है, लेकिन जो यूपी सरकार है वो 1973, जहां तक मुझे एग्जैक्ट याद है, वो नगर पालिका और उसका जो लॉ है उसके हिसाब से ये काम करती है। लेकिन तभी जबकि वो आदमी इन सब में इन्वॉल्व है, उसका सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, उसकी साफ तौर पर जो संलिप्तता है वो साफ तौर पर दिख रही है, मतलब उसमें कोई इफ बट नहीं है। जी ठीक है जी, अगर प्रयागराज के विषय में बता दें, आरोप ये है कि नक्शा पास नहीं है। जो मकान उनका बना था 2 मंजिला, उसका नक्शा पास नहीं है, और उसमें एक और विवाद खड़ा हो गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई, उसमें कहा गया कि जो मकान गिराया गया वो जावेद मोहम्मद के नाम पर नहीं था, वो उनकी वाइफ के नाम पर था। उनकी वाइफ को उनके फादर ने गिफ्ट किया था, और मुस्लिम प्रॉपर्टी एक्ट में अगर वाइफ की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर पति का अधिकार नहीं होता है। तो ये भी
इस विवाद को और हवा दे रहा है ये पॉइंट। नक्शा जो है वो पास नहीं है, उस अधिकृति नहीं ली, स्वीकृति नहीं ली गई थी मकान बनाने से पहले, ये सवाल उठाया गया। जी शने साहब, आप मानते हैं कि बुलडोजर चलना ठीक है या गलत है? कानून देखिए मैंने दोनों वक्ताओं को सुना। एक वक्ता साहब कह रहे हैं कि 1973 बीएमसी एक्ट, नगर पालिका के एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। दूसरे ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ के नाम पर रूम था, उनके पिताजी ने उनको दिया था और फिर इसके बाद उसका नक्शा नहीं था इसलिए डेमोलिश किया गया। मुझे बताइए प्रयागराज में कितने ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर हैं जिस पर महानगर पालिका ने, वहां की जो नगर पालिका है, अब तक बुलडोज कर चुकी है। ये एक ऐसा कार्रवाई करी जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ अगर वो समाज का अगर एक आंदोलन कर रहा है, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, तो योगी सरकार को किसने राइट्स दिया 1973 का? साहब अगर आप नगर पालिका का एक वो बता रहे हैं कि ऑर्डर है, सर मुझे भी पढ़ना है वो 1973 का एक्ट, उसमें यह प्रावधान होगा कि 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस में बताया जाता है कि दैट योर स्ट्रक्चर इज इलीगल ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू देयर इज नो एविडेंस। लेकिन आप तो जज भी आप बन गए, ट्रायल कोर्ट के जज भी आप हो गए, जस्टिस भी आप हो गए, पुलिस भी आप हो गई, कार्रवाई भी आप कर रहे हो और डेमोलिशन भी कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि जावेद पंप आरोपी था, तो आरोपी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, अभी क्या ट्रायल कोर्ट ने उससे कन्विक्ट किया? नहीं किया। वो एक्विटल हुआ? नहीं हुआ। तो आप कौन होते हैं साहब किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाले? क्या आपने एक समाज, एक धर्म को तोड़ने का क्या ठेका ले रखा है? क्या आप कॉन्ट्रैक्टर बने बैठे हैं? कौन है आप लोग? एडवोकेट शने साहब, इसको धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत थी? आपकी पूरी बात धर्म से जोड़ने की नहीं है, मैं आपको बताने चाह रहा हूं। एक मिनट एंकर साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताने चाह रहा हूं। दिल्ली में दंगे हुए, सर जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में ऐसे कितने लोगों ने जाने गंवाई, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी। लेकिन उसके बाद आप बताइए कितने लोगों के घरों पे डेमोलिशन हुआ, स्ट्रक्चर तोड़ा गया, क्योंकि आज 1973 एक्ट का साहब जो ये व्याकरण दे रहे हैं मेरे सामने, 1973 का जो नगर पालिका का एक्ट बता रहे हैं। जवाब मैं धीरेन्द्र जी से और मानवेंद्र से ले लेता हूं। मानवेंद्र, क्या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो लोग किसी तरीके के सांप्रदायिक कोई भी इस तरह की घटना हुई हो उसका हिस्सा रहे हो और उनको चुन चुन कर इस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, या फिर जैसा कि एडवोकेट शने कह रहे हैं कि धर्म विशेष को देखकर कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, जो प्रयागराज में जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस बलवे में कहीं से इन्वॉल्वमेंट उनका मिला है और उनके खिलाफ वीडियो फुटेज, पिक्चर्स, उनके जो व्हाट्सएप चैट्स हैं और तमाम चीजें जो पूरी तरह से सारे सबूत हैं उनके खिलाफ कि ये मास्टरमाइंड है या ये किसी तरह से इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और अगर उन्होंने कोई इलीगल प्रॉपर्टी खड़ी की है तो उस पर डिमोलिशन की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने दोहराया है कि जिसके खिलाफ प्रमाण होगा। तो ये इससे उन्होंने इनकार ही नहीं किया कि हम जो है ये कार्रवाई जो कर रहे हैं वो जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप दंगा भी करेंगे और अवैध जमीन भी आपके पास, अवैध निर्माण भी करके रह रहे होंगे, तो हम आपके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे उसके दायरे में वो भी आएगी। अगर आपका निर्माण अवैध है तो हम उसको भी गिराएंगे। तो उससे कहीं भी सरकार और प्रशासन ने इनकार नहीं किया है। कार्रवाई तो तब हो रही है जब प्रमाण मिल रहे हैं। आपको पता है कि पंप हो या कोई और भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे एक्शन हुए हैं, आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर एक समुदाय विशेष को परेशान करने की कोशिश है, देश को बांटने या उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश है? मैं 1 मिनट पहले एक बात साफ कर दूं वकील साहब से पहले कि मैंने सिर्फ वो बात बताई है जो सरकार से वो कर रही है। मैं इसको इस एक्ट से डिफाइन नहीं कर रहा हूं। नहीं सर, आपने कहा 1973 एक्ट, तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ 1973 एक्ट, उत्तर प्रदेश का कानून क्या कहता है सर, वो मुझे भी पढ़ना है सर जी। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं बल्कि उसको कहूंगा तो इसमें भी पढ़ सकता हूँ। आप उसको शुरू कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मुस्लिम्स
उसके लिए नहीं है। बिकरू कांड के तमाम लोगों का, जो ब्राह्मण जिसको कहा गया, उनके तमाम लोगों के घर गिराए गए, करोड़ों की संपत्ति को गिराया गया। इसके अलावा अगर जौनपुर से लेकर गाजीपुर तक अलग अलग उनका कोई वो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे जो मुख्तार अंसारी के गैंग में शूटर्स थे, ठेकेदार थे, उनकी प्रॉपर्टीज गिराई गई। और कई लोगों का मैं आपको लाइन से दे सकता हूं वकील साहब वो। लेकिन ये जो हम लोगों को बताया गया, हमारा ये है कि सरकार आप इसको चैलेंज करेंगे या जो भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग एज ए रिपोर्टर इस बात को आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट का हम जरूर चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी। जहां तक कि रिटायर्ड जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक ऐसी कार्रवाई, ये टोटली इलीगल कार्रवाई है। आप देख लीजिए कि मैं ये नहीं कहना चाहता इसे धर्म की आड़ में लिया जाए, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये दंगा क्यों भड़का, ये दंगा भड़काने के पीछे कौन लोग थे, और अब तक अगर सच में ही कार्रवाई कर रही है प्रशासन तो मैं सुनिए एंकर साहब मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। एंकर, ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का घर कब डेमोलिश होगा? क्योंकि वो लोगों ने ये दंगे भड़काए, वो लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से समाज में ऐसे एक धर्म को, एक सुनिए टारगेट हुआ, और टारगेट होने के बाद कुछ लोग नुपुर शर्मा नजर आई है। नुपुर शर्मा ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है जो एक धर्म विशेष, एक समाज को आहत करता है, उनके धर्म गुरु को आहत करता है। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे देश में दंगे भड़के, कितने लोग जेल के पीछे गए और कितने लोगों की जानें चली गई। क्या नुपुर शर्मा उसकी जिम्मेदारी लेंगी? क्यों नुपुर शर्मा के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला? क्यों नवीन जिंदल के घर पे बुलडोजर नहीं चला? चलना चाहिए। कानून की एक नजर से देखिए, आप एक समाज, एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आपने अगर स्टेटमेंट दिया है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आज रांची में देखो 2 लोगों की मौतें हो गई, आज देख लिए सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, वो पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, कोई कन्विक्ट तो नहीं हुआ ना? ट्रायल कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा है ना अभी? कन्विक्ट होता है सर जी, उसके बाद कन्विक्ट के बाद आरोपी को ये कह सकते हैं ये आरोपी है, उसके बाद आप कीजिए कार्रवाई। जी नुपुर शर्मा पर आरोप है पत्थरबाजी के क्या? नुपुर शर्मा पत्थरबाजी नहीं, लेकिन इस पत्थरबाजी चलाने की आखिर साजिश रचने वाली तो नुपुर शर्मा ही है ना। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जिससे देश में दंगे हो रहे हैं? क्यों दिए ऐसे स्टेटमेंट? उन्हें नहीं करना चाहिए था ना। उनका नुपुर शर्मा से कोई लिंक है क्या? किसका? पत्थर देखिए, पत्थर चलाने वाले, क्या आप कैसे कह सकते हैं कि सभी पत्थर चलाने वाले एक समुदाय, एक धर्म के लोग हैं? उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व भी है जो भेष बदल के आ रहे हैं। हमने दिल्ली दंगों में देखा कि पुलिस खुद पत्थर चला रही थी, हमने दिल्ली दंगों में देखा कि आरोपियों को पुलिस समर्थन कर रही थी। जब आप कहाँ थे साहब? जब आपने क्यों डेमोलिश नहीं किए उनके घर? मैं कैसे कह सकता हूं? मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप कहना चाहते हैं और चाहे अनचाहे आप कह जा रहे हैं कि एक मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं, मेरी बात समझिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से इल्लीगल कार्रवाई हो रही है इसे रोकना चाहिए। कोर्ट है, कोर्ट प्रणाली है, पुलिस है, कानून है, इसके माध्यम से हमें जाना चाहिए, ना कि सिर्फ पत्थरबाज है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं ये कहता हूं जो पत्थरबाज अगर पकड़े जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आईपीसी की धारा में मुकदमे दर्ज हो, उन्हें जेल में भेजे। वो बेल के बाद, वो कन्विक्ट के बाद का है। ये पहले डेमोलिशन करना, हम जज तो नहीं हो गए सर जी, हम जज नहीं हो गए, हम फैसला भी हम दे रहे हैं, हम आरोपी भी हम बना रहे हैं, तो हम सर क्या हो गए? आपको मुख्यमंत्री सर देश, सुनिए ना सर, उत्तर प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को? साहब देखिए, वो डिरेल हो जाएंगे हम लोग। नुपुर शर्मा पे मत जाइए, पत्थरबाज और समुदाय विशेष पर मत जाइए। मैं दो बात पूछना चाहता हूँ, जो सवाल उठाया मानवेंद्र ने कि भाई जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है उसके प्रमाण मिले हैं, उसके बाद कार्रवाई की गई है। दूसरा सवाल आपने उठा दिया था कि समुदाय विशेष, तो उसका जवाब धीरेन्द्र जी ने आपको दिया कि कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे कांड हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी, हिंदू भी जो लोग थे, उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है।
सर रिकॉर्ड दीजिए ना मुझे, कितने हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वीरेंद्र साहब से मैं कहना चाहूंगा रिकॉर्ड दीजिए ना सर जी। लेकिन आज तो सिर्फ एक ही चीज लग रही है सर, सिर्फ कार्रवाई। अगर इस देश में अपने हक के लिए आवाज उठाए तो उनका घर डेमोलिशन हो जाता है। क्या हमें डेमोक्रेसी में, हमें कानून में अधिकार नहीं है अपनी आवाज उठाने का? लोकतंत्र में अधिकार नहीं है अपनी देश के लिए आवाज उठाने का? मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूं और चलता हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूं। जितना मुझे मेरा इस्लाम और धर्म प्यारा है उतना मुझे मेरा संविधान प्यारा है। लेकिन संविधान को पूरी तरह से चकनाचूर करने की जो साजिश की जा रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है और केंद्र सरकार की है। धीरेन्द्र जी वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो नाम नहीं है। मैं दरअसल वकील साहब की बात सुन रहा हूँ। वो एक तरफ जरूर वकील साहब कानून की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कानून तोड़ने की बात को भी तारीफ कर रहे हैं। अगर आप नुपुर शर्मा की बातें कर रहे हैं वकील साहब, तो वो भीड़, सर तन से जुदा, गुस्ताखी रसूल, अरेस्ट करो, एक प्रोसेस है। कॉलेज आप भी जानते हैं एक प्रोसेस है। वो अगर कोर्ट में जाएंगी बाकायदा उन बातों का तय होगा कि उन्होंने क्या नुकसान किया। आप उस तमाम भीड़ को जो पत्थर लेके चलती हुई भीड़ है वकील साहब, उस सेफ हाउस में जून में महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उन हजारों लाखों लोगों के हकों को बिल्कुल जमीन पे मिला देना चाहते हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, जो शांति से इंतजार करते हैं, जो कानून पे यकीन करते हैं। क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज है, लंबा समय लगेगा, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कानूनन। सही बात है, सही बात। वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, सब लोग कानून में पत्थर फेंकते हुए, साजिशन है। अगर ये चीजें हुई तो आपको याद होगा, मैं आपको दो चीजें याद दिला देता हूँ। एक तो मैंने आपको कहा कि एक ही कांड के आप सिर्फ टाइप करेंगे, अगर विकास दुबे आपके सामने लैपटॉप होगा, इसके बाद आप उस पर टाइप कीजिए और आप लाइन से देखिए कितने करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। इसके बाद फिर मैं डाटा की बात कर लेंगे, लेकिन आपने चूंकि कहा तो मैं उसके लिए। दूसरी चीज है कि अगर कोई भीड़ इस तरह बढ़कर सीधे हमला करने पर उतर आए, पुलिस वालों के सर फोड़ डाले और तमाम चीजों को, कानून को हाथ में ले, और एक साजिशन, मतलब आप ये दबाव कैसे बना सकते हैं कि उसको अरेस्ट कीजिए बिना किसी लीगल उसके? आप पथराव सर मैं दबाव नहीं बना रहा हूं। महाराष्ट्र में एफआईआर हुई है सर जी, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट जब दर्ज होती है तो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक काम होता है कि आरोपी को, एक्यूज को समन्स भेजा जाए कि आपके खिलाफ ये धारा में एफआईआर दर्ज हुई है। वो कोर्ट के, अब वो उसका अधिकार है कि वो कोर्ट भागे कि मैं एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रही हूं या क्या करने जा रही हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दी। ठीक है, हम नुपुर शर्मा को ये नहीं कह रहे कि अगर आपने आपका ये स्टेटमेंट दिया है, अगर आप बताइए ना वीरेंद्र जी, ये दंगे भड़के क्यों भड़के, आप बताइए। मैं दंगाइयों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं दंगाइयों के समर्थन में नहीं हूं। मैं कानून और सरकार जो संविधान है, मैं उसके हक में बात करता हूं और उसके समर्थन में बात करता हूं। एडवोकेट साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप अपनी बात को बोलने के साथ साथ सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम तीनों लोग सुन रहा हूं, बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप कानून का हवाला दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जो हुआ वो नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। तो भाई मुझे ये समझा दीजिए, या जो आप मुझे ये बताइए ना एंकर साहब मुझे आप ये बता दीजिए कि 14 देशों ने घरों तक पैसे पहुंचाए, पत्थर पहुंचाए, या उनको स्पॉन्सर किया कि भाई आप दंगा कर दीजिए? क्या नुपुर किसने पहुंचाए सर जी ये पत्थर? आपके पास ये रिपोर्ट कहां से आई? ये पत्थर आपको, ये रिपोर्ट आ गई कि किसने फंडिंग करके ये पत्थर पहुंचाया? आपके पास ये रिपोर्ट कहां से आई सर? रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समक्ष जो पॉइंट है, एविडेंस है, उस पे बात कीजिए। हवाई फायरिंग ना कीजिए सर जी। पुलिस का एक अधिकार होता है। वीरेंद्र साहब सुनिए ना, वीरेंद्र साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। सुनिए ना वीरेंद्र साहब, एक चीज सुनिए। अगर दंगा हो रहा है, मान लीजिए, पुलिस, अगर पब्लिक आतू तातू हो गई, भीड़ आतू तातू हो गई, पुलिस का काम है आंसू गैस छोड़ना, पुलिस का काम है लाठीचार्ज करना। ठीक है, पुलिस का काम ये तो नहीं सर कि आप शूट कर दें रोड पर। ये क्या है सर जी? ये आप ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बच्चों को गोलियां चला रहे हैं, ये कहां का राइट्स है? आप आरोपी हो गए क्या? वो ठीक है, पत्थर चलाए, ये तो बात ठीक है। अगर आरोपी थे, केस दर्ज कीजिए, जेल भेज दीजिए। ठीक है, मान लीजिए वो कोर्ट देखेगा, जेल भेज दीजिए सर जी। से आप
पत्थर मार मार कर सेना के जवानों को आप मार दीजिए, लेकिन आपके ऊपर सेना गोली नहीं चलाएगी। ये सर जी गलत बात है। सेना के ऊपर भारत का संविधान, और मैं भारत का एक ऐसा नागरिक हूं, मेरी सेना को कोई हाथ लगाने की बात करेगा तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भारत का संवैधानिक नागरिक हूं। इसमें आप सेना को मत लाइए, ये सेना की बात नहीं है। आप एक मैसेज को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये सेना की बात नहीं है। सेना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, देश हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, संविधान हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप इस तरह से मैटर डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप इस तरह से मैटर को गुमराह नहीं कर सकते। तो क्या कहती है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसका फोन आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, उसकी वजह से। क्या कहा है एंकर साहब, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन जरा। कि बुलडोजर से आपको क्या दिक्कत है? अगर किसी के खिलाफ प्रमाण मिलते हैं कि एनक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, जबरदस्ती जमीन हड़प के है, तो सुनिए ना सर जी, बुलडोजर अगर जबरदस्ती हड़प करके उसने जगह बनाई है तो ऐसे कैसे कि तुरंत 24 घंटे में प्रमाण मिल जाते हैं? आज 24 सालों से प्रमाण नहीं मिल रहे थे, 2014 के बाद प्रमाण ही प्रमाण मिल गए और डेमोलिशन पे डेमोलिशन हो रहे हैं। सर जी एक बताइए ना, मैं आपके पास कानून है ना, सिटी सिविल कोर्ट है ना, वहां जाके सूट फाइल कीजिए ना, कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको वेदर इट इज लीगल और वेदर इट इज इलीगल, वेदर वी हैव टू डेमोलिश और वेदर वी हैव टू नॉट डेमोलिश। बट आप जज बन गए सर जी, आप ही कोर्ट बन गए, आप ही फैसले देने वाले बन गए। दिस इज नॉट राइट सर। नहीं सर, आप क्या कर रहे हैं, बार बार डिरेल कर दे रहे हैं। हम बुलडोजर पर बात करना मैं बुलडोजर पे ही बात कर रहा हूँ सर जी, मैं बुलडोजर पे ही बात कर रहा हूँ। बुलडोजर इलीगली चलाना टोटली इलीगल है, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप जो राजनीतिक घटनाक्रम हो या तमाम जो घटनाक्रम घटित होती है उसको आप न सिर्फ अपनी नजरों से देखते हैं, बहुत गहनता से उसको कवर भी करते हैं। जरा बताइए कि क्या टारगेटेड लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, या इन सब का कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है जिसकी वजह से इनको बुलडोजर का सामना करना पड़ा है? ये सवाल मुझसे विद्या मानवेंद्र से, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। जी बिल्कुल जी, अगर जी मैं बताऊं कि अभी हाल में अयोध्या में एक घटना हुई थी। वहां पर कुछ लोगों ने मस्जिद में कुछ मांस और कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री थी उसको फेंका था, और उसको लेकर के पुलिस ने वर्कआउट किया, बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी हो गई। सभी के सभी हिंदू थे और सबके खिलाफ एनएसए और बहुत सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, सबको जेल भेजा गया। तो कई बार रिपरकशंस जो होते हैं इस तरह की घटनाओं के, उसको रोकने के लिए अगर यही घटना आउट ऑफ कंट्रोल होती या फिर ज्यादा दंगा भड़कता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा है, इतने सारे लोग मारे गए। अगर उसको उस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाए तो हो सकता है कि इस दंगे की आग जो है, अगर कानूनी तौर पर जो धाराओं में उनको नोटिस भेजा जाता, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता, फिर वो जमानत पे आते, इस तरह की चीजें होती तो फिर और चीजें भड़क सकती थी। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका ये तरीका है, वो कार्रवाई करती है इस तरह से। और जहां तक गैर कानूनी का सवाल है, कानून के तौर पर आप लीगली चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह से जो कार्रवाई की जाती है उसमें पूरा अधिकार होता है प्रशासन के पास। अगर कोई अवैध निर्माण है और उस पर वो बुलडोजर चला सकता है। अब दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं तो विवाद खड़ा होता है कि ये चूंकि आरोपी थे इसलिए इनके घर पे चला दिया। तो ऐसा नहीं। अगर हमने बात करें प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया, हालांकि सुर्खियां जो ज्यादातर जो इस तरह के माफिया हैं, जो मुस्लिम हैं या इस तरह के लोग, वो ज्यादा बटोरते हैं। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो कार्रवाई हुई है उसमें 2-3 नाम चूंकि वो टीवी पर चर्चा में आते हैं, अतीक अहमद और अतीक अहमद गैंग के लोग। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो हिंदू हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन उतनी सुर्खियां नहीं बन पाती। तो अब इसको आप अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का तरीका है कि कोई दंगा ना हो, कोई चीज बहुत ज्यादा आगे न बढ़े, और उसको प्रभावी नियंत्रण के लिए वो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। और इसको आप लीगली चैलेंज भी नहीं कर सकते। अगर कोई जमीन है उस पर अवैध निर्माण है तो सरकार के पास अधिकार होता है कि उसका डिमोलिशन कर सके। ऐसे लोगों को और खुलकर कहते हैं योगी आदित्यनाथ की या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए या गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, दोनों एक साथ करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते हैं। जी धीरेन्द्र जी। देखिए, वकील साहब ने बहुत सारी चीजें इस तरह की कही जो इमोशंस और लॉ दोनों को मिला रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनको दंगा किसने भड़काया, दंगा किसकी वजह से भड़का। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक अपराधी ने अगर कुछ भी, मान लीजिए अभी तो अपराधी नहीं, आरोपी ने कोई एक्शन शुरू किया, तो उसके बदले में आपको किसी को कत्ल करने का हक मिल जाए, वो भीड़ पथराव करके आग लगा दे। और उत्तर प्रदेश में एक बात जान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ लगातार आप सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोग गए, और ये राइट है, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये राइट आपको या हमको सबको सुप्रीम कोर्ट को मिला, ये हम लोगों को संविधान ने दिया है, हमको वहां जाना है। पिछली बार भी एंटी सीए प्रोटेस्ट पर लोग गए और सरकार को, कोर्ट ने जो जो डायरेक्शंस दी, सरकार को जो भी कहा गया उसका जवाब देना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग कानून का इकबाल मान रहे थे, कानून को कह रहे हैं कि कानून का इकबाल जो खत्म हुआ था, सरकार के इस कदम से सरकार को कानून का इकबाल वापसी में मदद मिली है, ये बात सरकार का मानना है। और रही बात इस तरह की, क्योंकि जिस तरह से उस दंगे पर कंट्रोल किया गया वो बहुत ही मानीखेज है, वरना तो ये हिस्सा, जिस तरह की भीड़, जिस तरह से दंगाई, पत्थर अगर आप देखेंगे, अचानक पत्थर नहीं आते हैं, ये मीटिंगें लगातार हो रही थी, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक कोई आएगा और देखेगा कि पत्थर वो अचानक सड़क से उठा के लेगा। मीटिंग हुई, हजारों की भीड़ आती है, हजारों की भीड़ सड़कों पर एकदम रकस करने में लग जाती है वकील साहब। तो कुछ ना कुछ सरकार एक्शन लेती है। मेरा कहना यह है कि वो इलीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगल, लेकिन जो राइट है सरकार के पास उसका इस्तेमाल करके बुलडोज किया गया उनको। अगर उसमें इलीगल होगा, विक्टिम कार्ड प्ले करने की बजाय आप जैसे बहुत बेहतर लॉयर हैं, उनको इसको जाकर कोर्ट में खड़ा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वापस बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है डेफिनेटली हम कोर्ट जाएंगे वीरेंद्र जी। जैसे आपकी एक बात अच्छी लगी कि आपने कहा कि जिसने स्टेटमेंट दिया वो अपराधी नहीं है, अभी वो अभी आरोपी है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये लोग भी अभी तक आरोपी, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं पत्थरबाजों के खिलाफ हूं, लेकिन क्या आप नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को समर्थन करते हैं? क्या आप ऐसे स्टेटमेंट को समर्थन करते हैं जो स्टेटमेंट एक प्रॉफिट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की, तो आप क्या ऐसे स्टेटमेंट को समर्थन करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। एंकर साहब सुनिए ना, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या पत्थरबाजों के खिलाफ हम हैं, लेकिन क्या आप ऐसे स्टेटमेंटों के खिलाफ हैं क्या नहीं? नुपुर शर्मा ने जो बोला वो सही है या गलत है, वो तय करना कानून का काम है, अदालत का काम है, और केस नुपुर शर्मा आप हैं तो वो हमारा काम नहीं। लेकिन एक बात नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं सर जी, सुन तो लीजिए। जी बोलिए। लेकिन एक बात जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही क्लियर कर दी हुई है कि ये दोनों बातें नहीं चल सकती कि आपने कुछ गड़बड़ भी किया हुआ है और आप सीना तान कर भी चलेंगे, लोगों को परेशान भी करेंगे। अगर आपने लोगों को परेशान किया तो आपकी कुंडली निकाली जाएगी, उसको कुरेदा जाएगा, और आपको उत्तर प्रदेश से या तो जाना होगा या फिर जेल की हवा खानी होगी। ये मुख्यमंत्री ने तय कर दिया। ये उनका तरीका है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चलाने का। और अभी तक आरोपी, सुनिए ना सर जी, आरोपी होता है, आरोपी के समर्थन में हम कभी नहीं होते, लेकिन आरोपी की जब सिद्ध हो जाता है दैट ही इज द एक्यूज्ड, दैट ही हैज डन द मर्डर, सुनिए ना सर जी, ये आरोपी सिद्ध नहीं हुआ ना सर जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी बोलिए। मेरी बात सुनिए, दो तीन लाइन है। वो आरोपी किसमें है? पत्थरबाजी में, लेकिन उनका इंक्रोचमेंट दिख रहा है, इंक्रोचमेंट तो पूरा हो गया, तभी तो दैट इज अ डिफरेंट एक्टिविटी सर। इंक्रोचमेंट दैट इज अ इलीगल एक्टिविटी। यस सर, आई कैन गेट, यस, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एनक्रोचमेंट एक इलीगल एक्टिविटी है और पत्थरबाजी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं, आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आपने जो उनके इन्वेस्टिगेशन किया है, तो आप उन्हें जो भी है आईपीसी की धाराओं के तहत उन्हें जेल भिजवाइए। वो कोर्ट का काम है, ट्रायल होगा, वो वेदर दैट इज अ डिपेंड्स अपॉन कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब आ गए हम बात करते हैं इलीगल स्ट्रक्चर की, ठीक है। इलीगल स्ट्रक्चर सर जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो इलीगल स्ट्रक्चर के आज हो गए, 24 घंटे पहले हो गए, काफी सालों से होंगे, तो क्या सभी को नोटिस भेजा था सर जी? एक जवाब कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ धीरेन्द्र जी आप बोलिए, उसके बाद मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ वकील साहब कि वो इलीगल आज नहीं हो गए,
जी। वो इलीगल तब हुए जब उनको ढूंढा गया कि इनका और क्या क्या है। सरकार खुद कह रही है, जो बात आप कह रहे हैं कोई छुपी हुई बात नहीं कर रहे ना, वो सरकार खुद कह रही है कि ये लोग जो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में पाए गए, इनके बैकलॉग देखे जाने चाहिए, इनके ऊपर एंटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी लॉ है, वो क्या क्या बैगेजेस है, और उन बैगेजेस के आधार पर उनको दूसरे तरह से नोटिस दिए गए। इसमें कोई उनका मकान तोड़ने के पीछे, देखिए आप कोर्ट में अच्छे से जानते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल आप कोर्ट में जाएंगे और करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं कि सरकार भी उन्हीं चीजों का, उन्हीं लाइनों का इस्तेमाल कर रही है। हम लोग जर्नलिस्ट उसको सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं, आप और हम लोग बात करके किसी को, क्योंकि ये बात साफ है कि गवर्नमेंट ने साफ किया है, 2 क्लियर लाइन दी है कि ये बुलडोज का जो कार्रवाई हुई है वो इलीगल एनक्रोचमेंट पे हुई है, लीगल कब्जे पर हुई है, और जो आईपीसी की धाराओं के साथ उनको अंदर भेजा गया है, उस पर केस चलेगा, उसकी चिंता ठीक है, चलेगा। हाँ नहीं, मुझे तो चिंता नहीं है सर, हम तो लॉयर हैं, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। एक्यूज्ड हैं, हमें जाना है, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, हम उनके समक्ष, या फिर जो भी है, हमें जो भी अपॉइंट करते हैं एज अ लीगल है, तो हम जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। हमें तो दोनों का पक्ष रखना पड़ता है, कभी कभी सरकार भी हमें अपॉइंट करती है, कभी कभी एक्यूज भी हमें करते हैं। हमें तो केस की बारीकियों को देखना पड़ता है कि क्या गलत है और क्या सही है। हम वो तो इन्वेस्टिगेशन का आधार होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, एविडेंसेस होते हैं, तो उसमें जल्द से जल्द केस की कोर्ट की प्रक्रिया होती है। धर्म देख लिया कि धर्म विशेष के साथ, वो थोड़ा गलत हो जाता है सर, वो नहीं, धर्म विशेष नहीं, आप मेरी बात को धर्म विशेष पर ले जा रहे हैं। मैं एंकर साहब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैं सिर्फ 2 लाइनों में स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा था कि पत्थरबाजों के खिलाफ तो हम हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, लेकिन आज जो इतने वक्त से ये जो घटनाएं चल रही हैं, इलेक्शन आते हैं तो तमाम ऐसी चीजें, कभी मस्जिदों के सामने प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं, कभी मंदिरों के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है देश में, समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट प्रणाली को कोई मान नहीं रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो आखिर माना जाए तो किसे माना जाए। संविधान की बात करें, संविधान कोई मान नहीं रहा है, संविधान के चकनाचूर किया जा रहा है। तो साहब आप बता दीजिए, टीवी चैनल पे बैठ के हम ये कह दें कि वो एक्यूज है, उसे फांसी पर चढ़ा दो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कानून है, जब तक कानून का राज है, जब तक संविधान है और आर्टिकल है, आर्टिकल 14 पढ़िए, आर्टिकल 14 से लेके 19 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? सर्वधर्म, सर्व समाज, सर्व जातियों को एक साथ लेने का अधिकार है। इन्हें तोड़ने की बात ना करें। मैं खुद ये कहता हूं, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मैं एक भारतीय नागरिक और भारत का मुसलमान होने के नाते एक चीज कहना चाहता हूं, मैं पत्थरबाजों के खिलाफ हूं। मैं ऐसे सब आरोपियों के खिलाफ हूं जो मंदिरों के सामने जाकर भी मोर्चे निकालते हैं और मस्जिदों के सामने भी मोर्चे निकालते हैं। मैं इन सब आरोपियों के खिलाफ हूं। लेकिन मैं एक चीज ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इतने वक्त तक आखिर कहां थी, कहां सोई थी? क्यों डेमोलिशन नहीं हुए? क्यों इलीगल एनक्रोचमेंट हो रहे थे, उन्हें क्यों बढ़ावा दिया गया? क्यों ऐसे किया गया? ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही होगा, आप पकड़े जाएंगे तो आपकी कुंडली खंगाली जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी कुंडली खंगाली जाएगी। सर बिल्कुल खंगालिए, मैं तो खड़ा हूं सर, खंगालिए आप प्रॉपर्टी पूरी। सर वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम इतना हो रहा है कि अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो उसकी कुंडली खंगाली जा रही है, उसकी हिस्ट्री देखी जा रही है। तो इसके लिए भी आपको कम से कम थैंक यू करना चाहिए प्रशासन का, कि प्रशासन कम से कम ऐसे एग्जाम्पल सेट करके लोगों तक मैसेज तो पहुंचा रही है। अब जो आगे करने वाला होगा या जिसने किया होगा वो दोनों डरे रहेंगे सर। तो इस तरीके से प्रदेश में शांति बनी रहेगी। लेकिन एक चीज और बनी रहे, सारी बात कहते हैं कानून की, एडवोकेट साहब सारी बात आप कह देते हैं कानून की, और फिर आकर खूंटा गाड़ देते हैं वहीं कि पत्थर। नहीं, ये देखिए, ये आपका काम है सर, खूंटा गाड़ना और मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। मैं तो लॉयर हूं साहब, मैं तो कोर्ट में जो संविधान में है, जो कानून में, वो बात करता हूं। आप जो है ना सर, जो उल्टी सीधी बातें हैं ना, वो मेरे मुंह में घुसाकर उसे कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के अब पेश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी समाज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं क्रिमिनलों के अगेंस्ट हूं सर, मैं आरोपियों के अगेंस्ट हूं सर। लेकिन आज संविधान में सभी को अधिकार है ना सर, आपको भी अधिकार है ना। अगर मान लीजिए कल आप क्या एनक्रोचमेंट करोगे तो आपका भी घर डेमोलिश होगा, आप भी तैयार रहिए सर। योगी साहब आपके लिए भी डेमोलिशन करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें होंगी।
अगर गलत पेपर होंगे तो आपके भी डेमोलिशन होंगे। या फिर अगर मैंने कोई जमीन कब्जा करके रखा हुआ है और उस पर इमारत खड़ी करती है तो मेरा भी होना चाहिए, जी का भी, मानवीय सबका होना चाहिए। एक बस लेकिन वहां से फैसला तो आपका भी हो जाएगा, वो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी अदालत अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी क्योंकि देश के नागरिक उतने ही आप हैं जितना मैं हूं, जितना धीरेन्द्र जी हैं, जितना मानवीय मैं तो तैयार हूं, सर। अगर कार्रवाई कानून सरकार करती है मैं तो तैयार हूं सर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं संविधान पे चलता हूं सर। एक छोटा टाइम खत्म हो रहा है। बोलिए। वकील साहब, आज तक कभी ये दलील दी है किसी 302 के एक्यूज के लिए आपने कि साहब अभी कई हजार केस अनसोल्ड है तो इसलिए आप इसके खिलाफ केस मत कीजिए, ऐसे ही पूछ रहा हूं? ऐसे तो हमने कभी कहा नहीं। 302 का जो अक्यूज होता है सर, दैट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। उसने मर्डर किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, विटनेसेस होंगे, एविडेंसेस होगा, ट्रायल चलेगा। अगर वो उसमें मुजरिम पाया गया तो उससे सजा होनी है। तो मैंने तो ये नहीं कहा 302 के आरोपियों को आप छोड़ दीजिए, वो तो पढ़िए ना। अदालत में होना उसको अदालत में होने दीजिए। मैं यही तो कह रहा था आपसे, तो ऐसी दलील आपको देनी नहीं चाहिए कि हजारों। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, सभी को एक नजर से देखना चाहिए इस देश में। भारत सभी का देश है, सभी धर्मों का देश है, सभी एक नजर से देखिए। अगर वो आरोपी हैं तो कार्रवाई कीजिए, अगर बेकसूरों का घर नहीं टूटना चाहिए, मेरा ये बोलना है। अगर वो आरोपी नहीं है तो जांच पड़ताल करे सरकार, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देखे, वीडियोस देखे कि उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। एक लेडीज का स्टेटमेंट आया कि मैं तो घर पे लेटी थी, मुझे पता भी नहीं, और वो आगे तोड़ के चले गए क्योंकि बोले आरोपी के पास बाजू में मेरा भी घर था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं पत्थरबाजों के खिलाफ हूं, पहले ही कहता हूं मैं। जी, वो महिला मुस्लिम तो नहीं थी? अब वो तो आपको फाइंड आउट करना है ना सर। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव तो आप देखते हैं, मैं थोड़ी देखता हूं सर जी। आप एंकर हैं। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव तो वो भारतीय थी सर। वो भारतीय थी महिला, वो भारतीय थी और मुसलमान हिंदुस्तान को फॉलो करती थी और वो भारतीय महिला थी सर। ठीक सर, बने रहिएगा जरा, क्योंकि अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये दरअसल पुलिस के हिसाब से 2 कंडीशन है जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। पहली कंडीशन जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां खुद की संपत्ति का निर्माण कर लेता है, तब सरकारी जमीन को खाली करवाने और अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है और इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से कब्जेदार को पहले घर खाली कराने का नोटिस भेजा जाता है। कार्रवाई वाले दिन जहां बुलडोजर चलना है उस जमीन के 1 किलोमीटर के एरिया में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाता है ना। और दूसरी जो कंडीशन है, अगर अपराधी क्राइम करने के बाद लगातार फरार हो, पुलिस वारंट जारी होने के बाद भी वो सरेंडर ना कर रहा हो, तब प्रशासन दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 83 के तहत उसकी संपत्ति पर कुर्की का आदेश दे सकती है। ठीक है वकील साहब? ओके। ये सभी भारतीयों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी बातों से अगर आप लोगों को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं संविधान पे चलने वाला हूं, मैं कोई समाज और धर्म के लिए नहीं हूं। थैंक यू, नमस्कार। लोगों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि आप एक वकील हैं। क्योंकि हाँ, मैं एक वकील हूं और एक आप जर्नलिस्ट हैं। आपकी बातों से, शब्दों से भी किसी को ठेस नहीं पहुंची, इसका भी ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते रहे।